हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube के मिशन जेपीएससी चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग स्टडी मटेरियल को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, जो कि आपके इस परीक्षा को देने में बहुत सहायता प्रदान करती है। कभी कभी हम आपके साथ सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, तरक्की करें और हमेशा अपना बेस्ट दें। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप ये बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको अपडेटेड रहना है ना, इसलिए। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कब हमने क्या नया अपलोड किया है, ये पता करने के लिए। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जो सिलेबस मैं आपको इतने दिन से पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री का, उसमें नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं आपको काफी चीजें के बारे में बता चुकी हूँ, नोट्स बनवा चुकी हूँ, पॉइंट्स बता चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री का जो कि थर्ड पेपर है, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग पॉइंट समझा रही हूँ। तो आज उसी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट, किस तरीके से आपको इसके नोट्स बनाने हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आज उन्हीं सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो चले शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आम जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ये तो आप सभी को पता होगा। यह कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी थी, वो पावर दे दी थी, वो अथॉरिटी दे दी थी। इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस नियम के साथ भारतीयों की आपत्ति दिखाने के लिए एक हड़ताल भी की थी, जिसका कि बहुत आह्वान हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या कि ये कहें कि अमृतसर नरसंहार, तब हुआ जब कई ग्रामीण बैसाखी के जश्न के लिए पार्क में एकत्रित हुए थे। घटना करने वाले दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का भी शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे वो। रॉलेट एक्ट क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अधिनियम और इसके महत्व के बारे में अगर हम बुनियादी तौर पर सोचें तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक तौर पर अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जो कि 1919 के रूप में जाना जाता है, तो मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इसे पारित किया गया था, ये मैंने आपको बताया है। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसने सरकार को बिना मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का भी अधिकार दे दिया था। इसने पुलिस को बिना वारंट के जगह की तलाश करने का अधिकार दे दिया। इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। एक न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम जो पारित किया गया वो यही था, जिसके नाम पर, उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम भी रखा गया था। इस अधिनियम की भारतीय नेताओं और जनता द्वारा बहुत ज्यादा निंदा भी की गई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी ये था। बिलों को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाने लगा था। परिषद के भारतीय सदस्यों के सर्वसम्मत होने के बावजूद अधिनियम पारित कर दिया गया था, जिनमें से सभी ने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक शामिल थे। इस अधिनियम के जवाब में 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। हो सकता है इन सब के बारे में आपको पता हो, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से नोट करने हैं और याद करने हैं। गांधी जी द्वारा आंदोलन को रद्द कर दिया गया था जब कुछ प्रांतों में दंगे होने शुरू हो गए थे, खास तौर पर पंजाब में, जहां पर स्थिति बेहद गंभीर थी। ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करना था, उनको सप्रेस करना था।
अंग्रेज पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में गदरी क्रांति से भी बेहद डरे हुए थे। दो लोकप्रिय कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अधिनियम लागू हुआ तो विरोध बहुत ज्यादा तीव्र था और स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया था पंजाब से। क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी, ये तो आप सबको पता होगी, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देना चाहती हूँ। पंजाब में स्थिति बहुत ही भयावह थी क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ दंगे और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पंजाब को मार्शल लॉ के तहत रखा गया था, जिसका की मतलब था एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी हो गया है। अब उस वक्त ये गैर कानूनी हो गया था। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। बैसाखी के त्योहार के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक सार्वजनिक उद्यान जलियांवाला बाग में अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ में बैसाखी मनाने आए श्रद्धालु भी शामिल थे। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आया और उसने बगीचे के एकमात्र संकरित रास्ते से प्रवेश किया और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग चलती रही और जब तक कि 1650 राउंड गोला बारूद खत्म नहीं हो गया, फायरिंग चलती रही। इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 1000 लोग मारे गए और 1500 से अधिक घायल भी हुए थे। दोस्तों, यह त्रासदी भारतीयों के लिए एक गहरा आघात थी और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उनके विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। राष्ट्रीय नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की थी और डायर की स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा निंदा की गई थी। हालांकि डायर को ब्रिटेन और भारत के कई लोगों ने कभी सराहा भी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। उनके कार्यों की आलोचना करने वालों में विंस्टन चर्चिल और पूर्व प्रधानमंत्री H.H. सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। नरसंहार और पीड़ितों को उचित न्याय देने में अंग्रेजों की विफलता के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड छोड़ दी थी और गांधी जी ने दक्षिण में बोअर युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, जो कि उन्हें अफ्रीका में मिली थी। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिन्होंने ब्रिगेडियर जनरल डायर के कार्यों को मंजूरी दी थी, उनकी हत्या 1940 में लंदन में उधम सिंह ने नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में की थी। माना जाता है कि उधम सिंह ने एक बच्चे के रूप में नरसंहार देखा था। तो क्या था रॉलेट एक्ट? इसके बारे में तो अब आप जान ही गए होंगे। बहुत ही अहम हिस्सा है ये हमारे इतिहास के परीक्षा के नोट्स तैयार करने का, और इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहीं पर मिशन JPSC पर। तब तक आप तैयार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए। प्लीज ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें, और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आप नए हैं तो। चलती हूँ मैं, मिलूंगी फिर। ख्याल रखिए, नमस्ते। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।